एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो वीडियो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एफआईआर के बारे में, इसे कैसे लॉन्च किया जा सकता है, इसे कौन फाइल कर सकता है, इसे कहाँ फाइल किया जा सकता है और एफआईआर से जुड़े डॉक्यूमेंट्स, इसे फाइल करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और इससे जुड़े कानून के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एफआईआर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। ये सबसे पहली सूचना होती है जो कि किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस ऑफिसर को दी जाती है। एफआईआर को रिकॉर्ड करने का हक पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी को होता है। ये एफआईआर या तो कोई एग्रीव्ड पर्सन, इसका मतलब कि विक्टिम या फिर वो व्यक्ति जिससे आहत हुआ है या जिससे चोट लगी है या जिससे दिक्कत हुई है, वो लॉन्च कर सकता है, वो फाइल कर सकता है, या फिर कोई भी दूसरा व्यक्ति जिसने इस चीज़ को विटनेस किया है वो भी एफआईआर लॉन्च कर सकता है। एफआईआर जो होता है वो एक कॉग्निजेबल केस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये आगे जाकर आपके प्रोसीडिंग्स में भी एज अ एविडेंस और एज अ फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन काम करता है। इसलिए एफआईआर का जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है, मतलब जो आपका जो एफआईआर होता है, जो इन्फॉर्मेशन होता है जो कि किसी भी पर्सन, चाहे वो विटनेस हो या चाहे वो एग्रीव्ड पर्सन हो, मतलब जिसे चोट लगी हो या जो विक्टिम हो या उससे जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति जो कि एफआईआर लॉन्च करता है या फिर फाइल करता है, उसका बोनाफाइड होना बहुत ज़रूरी है। जब मैं कहती हूँ बोनाफाइड, इसका मतलब ये होता है कि उस एफआईआर का रीज़नेबल होना बहुत ज़रूरी है। उसमें सारी चीज़ें जो कुछ भी कही गई है उनका सच होना बहुत ज़रूरी होता है और उसमें डेट, टाइम, पर्टिकुलर डिटेल्स होनी चाहिए। वो सारा सिनेरियो वहाँ डिफाइन करना होता है, आपको बताना होता है कि वो कब हुआ था, कैसे हुआ था और उस घटना के घटते वक्त कौन वहाँ मौजूद था, ये सारी डिटेल्स, क्योंकि आगे चलकर आपके केस में वही एज अ बेस काम करेगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो एफआईआर होता है वो सीआरपीसी में एज पर वर्ड तो कहीं नहीं लिखा, पर जो सेक्शन 154 है सीआरपीसी का, उसको कॉमनली हम एफआईआर के नाम से जानते हैं। सेक्शन 1 ऑफ 154 जो है सीआरपीसी का, वो एफआईआर कहलाता है। बेसिकली इसको एक इन्फॉर्मेशन कहा जाता है जो कि किसी पुलिस ऑफिसर को दिया जाता है जिससे कि इन्वेस्टिगेशन या प्रोसीडिंग आगे जाती है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि एफआईआर जो होता है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही लॉन्च होता है। एफआईआर की ज़रूरत हमें कॉग्निजेबल ऑफेंस में पड़ती है क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल में हमें मजिस्ट्रेट की ऑर्डर की ज़रूरत होती है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? आप तो कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जिसमें पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के, उसे हम कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। ऐसे केसेस जो होते हैं वो फर्स्ट शेड्यूल में हमें मिलते हैं एज, और जो भी लॉज इन फोर्स होते हैं उनमें भी हमें पाया जाता है। ये सेक्शन 2 का सी में डिफाइंड है सीआरपीसी के। और बाकी डिटेल्स के लिए नॉन कॉग्निजेबल और पुलिस ऑफिसर कौन होता है, आप मेरी दूसरे वीडियोस को भी देख सकते हैं। मैंने इस पर पहले से वीडियो बनाए रखा है जिसमें कि सेक्शन 2 को मैंने अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, बट इस वीडियो में मेरा मेन फोकस एफआईआर होगा और उससे जुड़े जो लीगल टर्म्स है वो मैंने पहले डिफाइन कर दिया है या बता चुकी हूँ सेक्शन 2 को, जिसमें मैंने डिफाइन किया है उस वीडियो में। आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं। सो बैक टू द वीडियो। अब मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे ज़रूरी बात कि एफआईआर आखिर लॉन्च कौन कर सकता है। एफआईआर जो होता है, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, वो कोई भी लॉन्च कर सकता है बशर्ते उसका एक कनेक्शन होना चाहिए उस सीन के साथ, उस केस के साथ, उस ऑफेंस के साथ, इन सेंस कि वो व्यक्ति विटनेस भी हो सकता है। अगर आप कोई भी क्राइम या फिर कोई भी ऑफेंस होता हुआ देख रहे हैं तो भी आप एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं क्योंकि आप भी उस इवेंट से कनेक्टेड होते हैं या उस सीन से, उस ऑफेंस से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है। तो बेसिकली ये एग्रीव्ड पर्सन, मतलब जो विक्टिम होता है, वो लॉन्च कर सकता है या फिर कोई भी इंसान उसके बिहाफ में लॉन्च कर सकता है। मतलब अगर आपके भाई का किसी के साथ मारपीट होता है तो आप भी उसके अपने भाई के बिहाफ में एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। एक्यूज पर्सन भी ये कर सकता है, मतलब कि अगर किसी ने आप पे ब्लेम किया है कि आपने कोई कहीं मारपीट हो रही है और लोग ब्लेम कर रहे हैं कि मारपीट आपने किया है, तब भी आप एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं, जहां आप
अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, जहाँ आप बता सकते हैं कि उस सीन में आप विक्टिम रहे हैं या आप एग्री पार्टी रहे हैं, आप एक्यूज नहीं हैं, तो उस केस में भी अगर आप एक्यूज है तब भी आप एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। तो ये दोनों ही पार्टी को एक ऑफर होता है कि आप दोनों ही चाहें तो एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं, तो ये एक्यूज भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि विटनेसेस भी, इसका मतलब कि एनी पर्सन जो कि अवेयर होता है कि एक ऑफेंस हो रहा है, अगर आपके मोहल्ले में या आपके सोसाइटी में कहीं भी कोई ऑफेंस हो रहा है, आप उसे देख रहे हैं, तो आप भी एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं उस इवेंट को पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए और उस इवेंट को रजिस्टर करवाने के लिए, ताकि पुलिस उसमें आगे एक्शन ले सके। वो व्यक्ति आई विटनेस भी हो सकता है, मतलब कि आपके सामने इवेंट हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा ये एक हेयर से भी हो सकता है। जब मैं कहती हूँ हेयर से, इसका मतलब ये होती है ये बातें जो आपने सुनी हो, बट आपके पास एक पूरा अकाउंट होना चाहिए, मतलब कि इसकी बातों की आपको पुष्टि होनी चाहिए कि आपने जो कुछ भी सुना है वो सही है और ऐसी कोई ऑफेंस हुई है, तब वो हेयर से भी काउंट होगा। और बस इतना ही नहीं, अगर कोई पुलिस ऑफिसर है और उसे कोई नॉलेज है कि ऐसा कोई ऑफेंस हुआ है या वो खुद एक विटनेस है किसी ऑफेंस का, तो वो भी एक एफआईआर लॉन्च कर सकता है, क्योंकि एफआईआर ही बिगिनिंग होता है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन का। इसीलिए एफआईआर बहुत इंपॉर्टेंट है और पुलिस ऑफिसर भी एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं अगर उन्हें ऐसे किसी भी इवेंट का नॉलेज हो तो। अब आपको लग रहा होगा कि एफआईआर कब लॉन्च करना चाहिए, या इसका भी तो कोई टाइम लिमिट होता होगा। असल में एफआईआर कभी भी लॉन्च किया जा सकता है, बट बेसिकली ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है, तो ये जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लॉन्च किया जाए तो आपके केसेस को उतना ही प्रॉफिट मिलता है। बट अगर ऐसा नहीं होता तो आप इस केस में देख सकते हैं, जो एक 2006 का एक जजमेंट है, जहाँ की कोर्ट ने ये कहा है कि अगर एफआईआर लॉन्च करने में डिले होता है और इसका कोई सूटेबल रीज़न है, अगर आप किसी कारणवश एफआईआर लॉन्च करने में आपको देरी होती है, तो उस रीज़न को माना जाएगा और उस एफआईआर को भी लॉन्च किया जाएगा। मतलब कि अगर आपके पास एक रीज़न है कि जिस कारण से आपने एफआईआर को लॉन्च करने में देरी हुई है, तो आप वो रीज़न को बता सकते हैं। अगर वो जस्टिफाइड होगा तो आपका एफआईआर लॉन्च होगा। बट वहीं अगर आपके पास कोई सूटेबल रीज़न नहीं है और आपने लेट एफआईआर लॉन्च किया है, तो हमेशा आपको सस्पेक्शन में रखा जाएगा, क्योंकि ऐसा लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति ज़्यादा सही कह रहा है क्योंकि उसने पहले इन्फॉर्मेशन दी है, और वहीं आप देरी से आए हैं। इसका मतलब कि हो सकता है कि आपने एक स्टोरी कुक की है, क्योंकि जब आप सबसे पहले जो खबर आती है उसी को सबसे सटीक माना जाता है कानून की नज़र में। पर वहीं जो खबर बाद में आती है, मतलब कि जो एफआईआर बाद में लॉन्च होता है, उसे एक तरह की जवाबदेही मानी जाती है, उसे एक कुकड अप स्टोरी मानी जाती है ज़्यादातर केसों में। बट अगर आपके पास सूटेबल रीज़न है, जैसा कि मैंने इस 2006 के केस में आपको दिखाया है, यहाँ एक सूटेबल रीज़न था, तो एफआईआर लॉन्च भी हुआ और वो जस्टिफाइड भी था। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई एक ही ऑफेंस हुआ हो और उसका एफआईआर दोनों पार्टी ने कराया हो और पुलिस ऑफिसर ने भी किया हो या किसी आई विटनेस से किया। सोचिए कि उसी टॉपिक पे 3-4 लोगों ने एफआईआर लॉन्च किया हो, तब क्या होगा। उस सीन में पुलिस जो होगी सारे एफआईआर को कंबाइन करके एक ही एफआईआर में काउंट करेगी, जिस एफआईआर में सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी, और उन्हें उसी एफआईआर पर वो आगे की इन्वेस्टिगेशन बढ़ाएगी। तो ये सारे एफआईआर मर्ज होके कोई एक एफआईआर बनेगी और उसी एफआईआर पे आगे की कार्रवाई होगी। यही होता है इन जनरल भी। सो एफआईआर कहाँ फाइल करनी होती है? एफआईआर जो होता है वो जनरली वहाँ फाइल होता है जहाँ जुरिस्डिक्शन होता है उस एरिया में। मतलब कि अगर कहीं कोई ऑफेंस हो रहा है तो वो जो एफआईआर होगा उसी एरिया में होगा। अगर कोई दिल्ली में ऑफेंस हो रहा है तो उसका जुरिस्डिक्शन उसी पुलिस स्टेशन के अंडर होगा, वहीं एफआईआर लॉन्च होगी। तो दिल्ली का जुरिस्डिक्शन जिस पुलिस स्टेशन के अंडर होगा वहीं उस एफआईआर को लॉन्च किया जाएगा। बट वहीं अगर दिल्ली में कोई ऑफेंस हुआ है और उसका उसका एफआईआर आप झारखंड में लॉन्च करते हैं, मतलब झारखंड में किसी स्टेट में रांची में लॉन्च करते हैं, तो फिर वो एफआईआर जो कि आपने रांची में फाइल किया है बट जो ऑफेंस हुआ है वो दिल्ली में हुआ है, तब रांची उसे ज़ीरो एफआईआर मानेगी, जो कि सीआरपीसी के सेक्शन के अंडर गवर्न होती है। तो जो वो ज़ीरो एफआईआर होगा वो लॉन्च हो जाएगा, वो फाइल हो जाएगा, और फिर बाद में उसे जहाँ क्राइम हुआ था, जहाँ ऑफेंस हुआ था, वहाँ के जुरिस्डिक्शन में सेंड कर दिया जाएगा।
मतलब कि जो केस होगा जिसका रजिस्ट्रेशन मतलब जिसका जो फाइलिंग है वो रांची में हुआ होगा, उसे सेंड कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा दिल्ली के जुरिडिक्शन में जहाँ की वो ऑफेंस कमिट हुआ था। इसी को कहते हैं जीरो एफआईआर। मैं आपको एक और बात बता दूं कि ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया था कि कभी भी कोई भी पुलिस स्टेशन एफआईआर लॉन्च करने से मना नहीं कर सकता। इवन अगर वो जुरिडिक्शन में ना भी आए तो भी उसे वो एज ज़ीरो एफआईआर लॉन्च कर सकता है और बाद में उसे उस जगह ट्रांसफ़र कर देता है उस एफआईआर को उस जुरिडिक्शन एरिया में। बट अगर कभी आप पुलिस स्टेशन जाए और पुलिस ऑफिसर आपका एफआईआर फाइल करने से मना कर दे, उस केस में आप उससे सीनियर ऑफिसर के पास जा सकते हैं, मतलब आप एसपी के पास जा सकते हैं। और अगर डीएसपी या एसपी, आप दोनों में से किसी के पास भी जा सकते हैं। अगर वो डीएसपी आपका एफआईआर लॉन्च करने से मना कर दे, फिर आप एसपी के पास जा सकते हैं। अगर एसपी आपका एफआईआर लॉन्च करना मना कर दे तो आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं उस एरिया के। फिर वो मजिस्ट्रेट जो होगा वो ऑर्डर पास करेगा एसपी को कि वो एफआईआर लॉन्च करे, या फिर वहाँ के ऑफिसर को कि वो एफआईआर लॉन्च करे और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करे। बट जनरल सिनेरियो में एसपी तक जाने पे ही बात बन जाती है, आपको मजिस्ट्रेट तक जाने की ज़रूरत नहीं। एक बार जब एफआईआर फाइल हो जाता है तो वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है पुलिस। और पुलिस सबसे पहले कोशिश करती है कि वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे, एविडेंस कलेक्ट करे, विटनेसेस से बात करे, ताकि वो जितनी जल्दी हो सके ट्रेस कर सके केस को और गिल्टी को फाइंड कर सके, मतलब कि वो गिल्टी को खोज सके। क्योंकि एफआईआर के बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है और इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे पुलिस रिपोर्ट तैयार होती है, जो कि सीआरपीसी के 2R में डिफाइंड है। तो एक बार एफआईआर लॉन्च हो जाती है, फाइल हो जाती है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। और इसीलिए कहा जाता है कि एफआईआर को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रजिस्टर की जाए, ताकि पुलिस क्राइम और क्रिमिनल तक जल्दी पहुंच सके और केस को सॉल्व आउट कर सके। क्योंकि अगर एफआईआर लॉन्च करने में देरी होती है तो ज़्यादा तक ऐसा हो सकता है कि वहाँ का जो सराउंडिंग होता है वो चेंज हो सकता है, एविडेंसेस जो होती है वो ख़त्म हो सकती है, या उनके साथ कुछ चेंजेस हो सकती है, छेड़खानी हो सकती है, लोग भूल सकते हैं, जो कि केस को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना सकती है। तो इसीलिए अगर आपके साथ कभी ऐसा कोई इवेंट होता है, कोई ऑफेंस होता है, कोई कॉग्निजेबल क्राइम होता है, चाहे वो मारपीट ही क्यों ना हो, सबसे पहले एफआईआर लॉन्च करवाएं। नहीं तो बाद में आप भी को भी पूरा केस अच्छे से याद नहीं रहेगा और अगर किसी और ने एफआईआर लॉन्च किया तो आपको लॉस हो जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि एफआईआर को फाइल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एफआईआर में कुछ चीज़ें बेहद ज़रूरी होती हैं। पहला कि आपकी चॉइस होती है कि एफआईआर रिटन होगा, या आप चाहें तो इसे रिकॉर्ड भी करवा सकते हैं। और इसमें आपका सिग्नेचर भी बहुत ज़रूरी होता है। जब ये रिटन आप लिखवाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाते हैं, तो जब भी सारी घटनाओं का वर्णन करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसे रिटन दें। आप चाहें तो रिकॉर्ड भी दे सकते हैं, मतलब रिकॉर्डिंग भी दे सकते हैं, और आप अपनी भाषा का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी भाषा में जो कि हमारे संविधान के द्वारा दी गई है उनमें से किसी एक भाषा में भी अपना एफआईआर लिखवा सकते हैं। भारत की 22 भाषाओं में से आप किसी भी भाषा में अपना एफआईआर फाइल कर सकते हैं। आप एफआईआर लॉन्च करने के लिए आपको पुलिस स्टेशन जाना होता है और वहाँ जाकर आप अपना एफआईआर लॉन्च करवा सकते हैं। अभी के वक्त में ई एफआईआर का भी ऑप्शन है, पर बेसिकली ई एफआईआर जो होता है वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए होता है, जैसे कि मर्डर हो, रेप हो, डाउरी डेथ हो, किडनैपिंग हो। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि एफआईआर में कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपकी एक आप बीती होती है या फिर आपकी आंखों देखी घटना होती है, आपकी सुनी घटना होती है, तो इसका बहुत महत्व होता है, क्योंकि यही फ्रेम करता है पूरे केस को। यही डिसाइड करता है कि आपका केस आगे चलकर कहाँ स्टैंड करेगा, ये कितना मजबूत होगा। इसीलिए एफआईआर का सही होना, रीजनेबल होना और जस्टिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एफआईआर में कोई फेक इन्फॉर्मेशन देते हैं या कोई कहानी बनाते हैं तो बाद में आगे चलकर वो आपकी ही दिक्कत करेंगी और आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, जैसा कि हम आगे वाले मानहानि वाले वीडियो में हमने देखा था। उस केस में भी आप एफआईआर में अगर आपके खिलाफ कोई रॉन्ग एफआईआर होता है तो उसमें भी आपके खिलाफ मानहानि का केस हो सकता है।
आप देख सकते हैं कि यहाँ भी मैंने ललिता कुमारी वाला केस साइट कर दिया है। अगर किसी को भी इस केस के बारे में और जानना है तो आप यहाँ देख सकते हैं, जहाँ ये कहा गया कि रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है एफआईआर का। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके काम की रही है, और भी इससे जुड़े अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। और उम्मीद करती हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने डाउट्स भी कमेंट में पूछ सकते हैं।